ओके जी, तो अब हम एब्सेसिस रिलेटेड टू मस्टर्डाइटिस या फिर जो मस्टर्ड का इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो एब्सेस बनेंगे ना वो अब हम पढ़ लेते हैं। ये जो एब्सेसिस है ना ये मोस्टली एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर मुश्किल मुश्किल नाम यूज़ किएंगे एब्सेस के, तो इस वजह से थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसको ना एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा एब्सेस आ जाएगा पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। नाम से पता चल रहा है मतलब पोस्ट है पीछे है, ऑरिकुलर मतलब हमारे पिन्ना के पीछे जो एब्सेस बन रहा होगा ना उसको हम कहेंगे पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इन क्लिनिक। या आपको डायग्राम साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारे पिन्ना के पीछे बन रहा है ना ये एब्सेस, ये वाला ये सारा एब्सेस। ठीक है, इसको हम कह रहे होंगे पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। इसके अंदर जो हमारा पिन्ना है ना थोड़ा सा वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक है, और साथ में फॉरवर्ड भी मूव कर जाएगा, जैसे आपकी डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये पिन्ना देखो ना हमारा एक तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव कर गया होगा, अगर हम साइड पोस्ट से देख रहे होंगे एक फॉरवर्ड भी मूव किया होगा, मतलब पिन्ने की सारी जो पोजीशन है ना वो भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि उसके पीछे एब्सेस बन रहा है ये वाला। इसको हम एब्सेस को कह रहे हैं ये है पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस। ठीक है, बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर ये मैकविन ट्राइंगल से फट के बाहर आएगा, जो कि मोस्टली कॉमनली बच्चों के अंदर ही बनता है। ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हमारा आई के अंदर जा सकता है। वो कैसे जाएगा सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीन वाला हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का सुराख है, जो हमारा बाहर कान का सुराख है। ठीक है, ये रेड वाला हमारा मस्टर्ड है, मस्टर्ड जिसका मस्टर्डाइटिस हो रहा है, जिसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, इनके दरमियान एक ट्राइंगल बन रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये जो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारा इंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर है। ठीक है, ऊपर आ जाता है हमारा सुपीरियर बॉर्डर। ये आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, इसको हम कह रहे थे मैकविन ट्राइंगल। अगर हमारा एब्सेस इसके अंदर बनता है, ठीक है, तो यहाँ से ही जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है ना आई की, जो हमारी लैमिना कैबरोसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आई की एक डिस्क बन रही होती है पीछे, इसको हम ऑप्टिक डिस्क कह रहे होते हैं। उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से हमारी नर्व्स और ब्लड सप्लाई गुजरी होती है, इसको हम कह रहे होते हैं लैमिना कैबरोसा। ठीक है, उसके अंदर से जो मतलब गुजरी होगी ना उसकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो इसके मैकविन ट्राइंगल के करीब से गुजरी होगी, तो ये इन्फेक्शन हमारा उस ब्लड सप्लाई में जा सकता है, वहाँ से हमारी आई के अंदर जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप का एब्सेस आ जाएगा जो कि हमारा होगा जाइगोमैटिक एब्सेस। फिर नाम से पता चल रहा है कि जाइगोमैटिक बोन से इसका कोई रिलेशन है, जो हमारी चीक बोन होती है, वो उन्होंने पढ़ी होगी एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था एनाटॉमी के अंदर जो हेयर सेल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप ये नहीं कहना कि सिर्फ वो हमारे मस्टर्ड के अंदर ही प्रेजेंट है, हेयर सेल्स हमारे डिफरेंट जगह पे। अब जिस तरह जो हमारे एयर सेल्स हैं ना वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है थोड़े बहुत, जहाँ पे जो हमारा जाइगोमैटिक का पोस्टीरियर रूट बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी थोड़े बहुत हमारे एयर सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर इनका इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमें एब्सेस देखने को मिलेगा इस जगह पे, जो कि कान के बिल्कुल सामने होगा, और वो हमें डायग्राम में ऐसा नज़र आ रहा होगा। ये जो दूसरे वाला है इसको हम कहेंगे ये हमारा है जाइगोमैटिक एब्सेस। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत हमें फिर एडिमा देखने को मिलेगा आईलिड का, क्योंकि आपको पता है इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, थोड़ा बहुत एडिमा आईलिड का भी देखने को मिल सकता है। और साथ में ना बुक में एक लाइन लिखी है कि जो टेम्पोरेलिस मसल है, जो यहाँ पे हमारा बड़ा सा मसल होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, ये जो एब्सेस बन रहा होगा ये इसके नीचे हो सकता है या इसके ऊपर हो सकता है। आपको पता है इस जगह पे तो एब्सेस बन रहा है तो वो उस मसल के नीचे होगा या ऊपर होगा, उसको हम कह रहे हैं टेम्पोरेलिस मसल है, जो हमारा नीचे से मसल आ रहा होता है, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप ऑफ एब्सेस आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेंजोल्ड एब्सेस। ठीक है, फिर ना ये एक लिखी हुई लाइन की ये एक्यूट क्वाल्सेंट मस्टर्ड की वजह से बन रहा होगा, मस्टर्डाइटिस कह लो इसको आप। क्वाल्सेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अगर ये मस्टर्ड पहले सेल्स थे वो सिंपल सेल्स जैसे खाली सेल्स थे, जो इसको हम एयर सेल्स कह रहे थे। अब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वो सारी जो कैविटीज़ है ना, जो सेल्स की जो बोन्स की कैविटीज़ बनी हुई थी सारी टूट चुकी हुई हैं। अब एक ही सिंपल कैविटी रह चुकी हुई है जिसके अंदर सारी पस भरी हुई है, जिसको हम कह रहे होते हैं मस्टर्डाइटिस। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की गई है क्वाल्सेंट, मतलब एक कैविटी बन चुकी है, सारे जो बीच में छोटे छोटे सेल्स एयर सेल्स खत्म हो चुके हैं, तो उसकी वजह से जो एब्सेस बन रहा होगा उसको हम कहेंगे बेंजोल्ड एब्सेस। बेंजोल्ड एब्सेस में क्या हो रहा होगा, आपको डायग्राम से नजर आ रहा है कि जो ये अगर हमारी मस्टर्ड है, ठीक है, इसका मस्टर्डाइटिस हो चुका हुआ है। ये अगर हमारी मिडिल साइड से कहीं से भी फटे, यहाँ से फटे, यहाँ से फटे, यहाँ से फटे, मोस्टली जो टिप होती है ना इसकी, ये नीचे वाली टिप है, यहाँ से फटता है मस्टर्ड, फटेगा नीचे से, यहाँ से जो अंदर सारी पास निकल के हमारी इन दोनों मसल्स के दरमियान में आ सकती है, मसल के दरमियान में आएगी, तो यहाँ फिर इस मसल के नीचे आ जाएगी, इसको हम कहेंगे स्टर्नोक्लीडो मस्टर्ड मसल, जो हमारा गर्दन का मसल होता है, इस मसल के नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे हमें एब्सेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो अगर ट्रैवल करती सामने आ जाती है और इस मसल के नीचे आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डाइगैस्ट्रिक मसल। डाइगैस्ट्रिक मसल के नीचे आ जाएगी, इस जगह पे एब्सेस बनेगा, तो इसको हम कहेंगे ये दूसरे टाइप का एब्सेस बन गया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बुक में ना 5 रूट्स लिखे होंगे, 5 रूट्स तक ये हमारा इन्फेक्शन जा सकता है। जो मोस्ट कॉमनली 2 रूट है ना वो यही है कि स्टर्नोक्लीडो मस्टर्ड के नीचे आ जाए, या फिर डाइगैस्ट्रिक मसल के नीचे आ जाए, या हमारे ट्रैवल करता जो फेरेंक्स है ना उसके गिर्द हो जाए, पैराफ्रिंजियल जिसको हम कह रहे होते हैं, या फिर हमारा जो अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल, आपने गर्दन में ट्राइंगल पढ़े होंगे, एक इंटीरियर ट्राइंगल था, एक पोस्टीरियर ट्राइंगल था,
वो पोस्टीरियर ट्रायंगल पे भी जाके एब्सेस बना सकता है, या फिर पैराफ्रिंजियल मैं आपको बता चुका हूँ, या फिर हमारा जो कैरोटिड वेसल्स है उसके आपको पता है कैरोटिड वेसल भी यहीं से गुजर रही हैं, कैरोटिड वेसल से ट्रैवल करता 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 कहीं ना कहीं एब्सेस बना देगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली 2 एब्सेस बन रहे होते हैं ना, वो आपको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के नीचे बन रहा होता है या फिर डाइगैस्ट्रिक मसल के नीचे बन रहा होता है। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर बिल्कुल साइलेंट फीचर्स होंगे, जैसे थोड़ा बहुत फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत पेन देखने को मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर ना टोर्टिकोलिस देखने को मिलेगा। टोर्टिकोलिस क्या होता है कि पेशेंट की गर्दन ही एक साइड में मुड़ जाती है। आपको पता है गर्दन की एक साइड पे वो एब्सेस बन चुका हुआ है, तो गर्दन दूसरी साइड पे मुड़ जाएंगे, इसको हम कहते होते हैं विंगी धोन है, ठीक है। और उसकी गर्दन एक साइड पे मुड़ी होगी पेशेंट की, क्योंकि एक साइड पे वो मोड़ ही नहीं सकता, चला इतना बड़ा फोड़ा बना होगा, तो उस साइड पे तो बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो टोर्टिकल उसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और पेशेंट हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करेगा उसका पहले पुलन डिस्चार्ज हुआ था कान के अंदर से, और उसके बाद अब उसको ये मसले मसाइल हो गए, तो आपने समझ जाना है कि ये हमारा बेंजोल्ड एब्सेस बन चुका हुआ है। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में कोर्टिकल मस्टर्डेक्टमी आ जाएगी। मस्टर्डेक्टमी की टाइप आप लोगों ने पढ़ी होगी। कान के पीछे से हम एब्सेस दे रहे होते हैं और हमारा जो मस्टर्ड है सारी की सारी है उसको रिमूव कर देते हैं, अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रेनेज करनी है। अगर कोई नेक के अंदर एब्सेस जो बना हुआ है जिसको हम बेंजोल्ड एब्सेस कह रहे हैं, अगर वहाँ पे पस वगैरह प्रेजेंट होगी तो अच्छे तरीके से उसको ड्रेन करना है ताकि पस वगैरह वहाँ ना रहे, इन्फेक्शन बढ़ता ना रहे। फिर उसके बाद हमने आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, वो भी आईवी के रूट के थ्रू देनी है ताकि जो हमारा गर्दन के अंदर एब्सेस है वो भी खत्म हो सके। और हमने उसके बाद सर्जरी भी की है और जो मस्टर्ड की कॉम्प्लिकेशन है वो ना आए। उसके बाद आ जाएगा मेटल एब्सेस, जिसको हम लक एब्सेस के नाम से जान रहे हैं। इसके अंदर ये हो रहा होगा, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा एयर है, ठीक है, जिसको हम पिन्ना कह रहे हैं, ये अगर उसका मीटस है, ठीक है, मीटस की जो पोस्टीरियर वाल होगी, ये पोस्टीरियर वाल होगी ना, ये ऊपर सुपीरियर होगी, ये इंटीरियर होगी, ये इन्फीरियर होगी, जो उसकी पोस्टीरियर वाल है, ठीक है, उसके पीछे ही तो हमारा यहाँ पे मस्टर्ड सारी कैविटी है, ठीक है। मस्टर्ड कैविटी यहाँ से फटी है, मतलब मस्टर्ड एटस सुबह यहाँ से फटी और हमारी पोस्टीरियर वाल को मतलब इन्फोर्स कर रही, अंदर की तरफ उभार रही है। तो हमें थोड़ा सा जो मिडल वाल है ना थोड़ी इस तरह देखने को मिलेगी। नॉर्मली इस तरह होती है ना, ये पीछे से जो मस्टर्ड कैविटी की वजह से जो प्रेशराइज हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ अंदर एब्सेस देखने को मिलेगा। इसको हम कहेंगे मीटल एब्सेस है, मीटस के अंदर एब्सेस है, उसको लक एब्सेस भी कह रहे होंगे। और अक्सर का फट भी जाता है और हमारे मीटस के अंदर यहाँ से एब्सेस आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारी 5वीं टाइप आ जाएगी बिहाइंड द मस्टर्ड, ठीक है, जो सेटलेस एब्सेस भी कह रहे होते हैं। ये थोड़ा समझ लेना कि जो हमारा इन्फेक्शन है ना वो यहाँ से ट्रैवल करता 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 हमारा ओसिपिटल बोन पे आ गया हुआ, तो यहाँ पे जो एब्सेस बन रहा होगा उसको हम सेटलेस एब्सेस, ठीक है। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारा दूसरा जो बेंजोल्ड एब्सेस बन रहा था, जो यहाँ से ट्रैवल कर रहा था नीचे, जो बेंजोल्ड एब्सेस बन रहा था, ठीक है, वही वाला एब्सेस है, वही ट्रैवल करके हमारा यहाँ पे आ रहा है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारा डायरेक्टली मस्टर्ड से ही इन्फेक्शन ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद हमारा आ जाएगा पैराफ्रिंजियल, जिसको हम रिट्रोफ्रिंजियल एब्सेस भी कह रहे हैं, मतलब जो हमारा फेरेंक्स के गिर्द एब्सेस बन रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा चेहरा है, ठीक है, ये हमारा गर्दन है, इसके अंदर जो सेंटर में फेरेंक्स है उसके गिर्द एब्सेस बन रहा होगा। अच्छा, इसमें ना एक बुक में चीज़ लिखी है कि जब हमारा पेरीट्यूबल सेल्स का इन्फेक्शन होगा, पेरीट्यूबल सेल्स वो हैं जो हमारे एयर सेल्स हैं। मैं आपको बता चुका हमारे एयर सेल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ मस्टर्ड कैविटी के अंदर एयर सेल्स नहीं है। अगर पेरीट्यूबल सेल्स का एब्सेस हो जाता है, मतलब ये वाले सेल्स का एब्सेस हो जाता है, तो यहाँ करीब से ही हमारे ना जो कैरोटिड आर्टरी ना वो गुजरी होती है। कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हमारा इन्फेक्शन ट्रैवल करेगा और हमारे फेरेंक्स तक आ जाएगा। फेरेंक्स में आके हमारे एब्सेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे पैराफ्रिंजियल एब्सेस है या फिर ये रिट्रोफ्रिंजियल एब्सेस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मस्टर्डाइटिस पढ़ लेते हैं, जिसको मास्क्ड मस्टर्डाइटिस कह रहे होते हैं। यहाँ पे आना है मास्क्ड, ठीक है, मस्टर्ड लिखा है, मास्क्ड मस्टर्डाइटिस, यहाँ पे इसको लेटेंट मस्टर्डाइटिस कह रहे होते हैं। ये वो मस्टर्डाइटिस है जिसके अंदर हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, बिल्कुल साइलेंट सा मस्टर्डाइटिस है। इसके अंदर ना ही कोई पेन आ रही होती है, ना ही कोई डिस्चार्ज आ रहा होता है, ना ही कोई बुखार वगैरह होता है, ना ही कोई मस्टर्ड की स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये मस्टर्ड फिर हो कैसे रहा है, क्या इसका प्रोसीजर है। एटियोलॉजी इसकी ये है कि हमने इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी दी है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को एंटीबायोटिक दी है, वो हमने प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं दी जो बैक्टीरिया उसके खिलाफ, या फिर हमने जो एंटीबायोटिक दी है उसने फार्मेसी से फिर जो मेडिसिन ली है वो अच्छी नहीं मिली, मतलब कोई फार्मास्यूटिकल कोई डिफेक्ट था, या फिर उसने पेशेंट ने वो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं पूरा किया। अगर उसको हमने 2 हफ्ते के खाने के लिए दी थी, उसने 2-4 दिन खाई है, उसके सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं, उसके बाद छोड़ दी है। ये मोस्टली उन केसेस के अंदर हो रहा होता है जो हम पेंसिलिन वगैरह देते हैं ना, पेंसिलिन देते हैं, उसका बुखार वगैरह होता है, उसका ईयर एक ठीक होता है, वो मेडिसिन छोड़ देता है, लेकिन थोड़े बहुत बैक्टीरिया अंदर बच जाते हैं जो कि लेटेंट इन्फेक्शन कंटिन्यू करके रखते हैं। वो मस्टर्ड में चले जाते हैं, हमारी मस्टर्ड को एयर सेल्स को तबाह करते हैं, ठीक है। वो आहिस्ता 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 डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, अंदर मस्टर्डाइटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक लेटेंट मास्क्ड मस्टर्डाइटिस देखने को मिलता है। और जब फिर हम मस्टर्ड एक्टमी करते हैं, मतलब मस्टर्ड को रिमूव करें, ऐसा जो मस्टर्ड हो ना उसको अगर हम रिमूव करेंगे ना, उसके अंदर हमें एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी एयर सेल्स की, ठीक है। अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा जो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह हैं,
जेलाटिनियस सा मास अंदर देखने को मिलेगा। वैसे ये पता नहीं चल रहा होगा क्या क्या मसले चल रहे थे। और इवन के ये हमारा जो इन्फेक्शन स्लोली स्लोली चल रहा था, ये हमारे टैगमेंट टिम्पनाई को भी तोड़ सकता है, जो हमारा मिडिल ईयर का रूफ है ना, वहाँ से तोड़ के हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन जा सकता है। जो साइनस प्लेट, आपको मैं साइनस प्लेट पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में भी, कि जो हमारा सिगमेंट साइनस और मस्टर्ड को सेपरेट कर रही होती है, इवन कि वो प्लेट फट के हमारा सिगमेंट साइनस तक इन्फेक्शन जा सकता है। इसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल और पेरी साइनस एब्सेस भी देखने को मिल सकते हैं। इतना साइलेंट किलर है ये कि इसमें सिम्टम्स तो नहीं आ रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। ठीक है, पेशेंट एक तो मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, नॉट फीलिंग वेल, और फिर उसको हल्की पुल्की पेन हो रही होगी, ठीक है, मस्टर्ड के एरिया में, और साथ में उसको परसिस्टेंट हेयरिंग लॉस हो रहा होगा। हेयरिंग लॉस भी कौन सा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अगर हमारा एक्सटर्नल यूरिटरी कैनाल से लेके मिडल ईयर के लेफ्ट तक कोई भी मसला आता है तो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखेंगे तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिक दिखेगी। क्यों थिक दिख रही होगी? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन तो बहुत प्रोलॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अडाप्टिव रिस्पॉन्स में थिक हो जाएगी, और उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी भी लूज हो जाएगी। आपको पता है जब हम लाइट मारते हैं तो हमें सामने मिडल एरिया के स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, जो अंदर थोड़े बहुत स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अब तो वो भी नजर आएंगे। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद हमें स्लाइट टेंडरनेस देखने को मिलेगी मस्टर्ड एरिया के अंदर, जो कि थोड़ी बहुत रेडिश होगी, और हल्का फुल्का हमें हॉट भी फील हो रहा होगा वहाँ पे। और उसके बाद जब हम एक्सरे करेंगे तो क्लोडीनेस देखने को मिलेगी हमें। आपको पता है जो हमारा उसके अंदर सारी पस वगैरह तो भरी होगी, लेकिन वो हमें सिम्टम नहीं प्रेजेंट कर रही होगी। और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी, जो कि बाहर से हमने इंसिजन देख के अंदर से जितने मस्टर्ड सेल्स टूटे फूटे हैं वो सारे बाहर निकालने हैं। और उसके बाद जो डिस्चार्ज वगैरह उसका हमने कल्चरल सेंसिटिविटी करनी है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक देनी है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देनी है, ताकि उसकी हेयरिंग इंप्रूव हो सके। आपको पता है जब एंटीबायोटिक हम देंगे उसका जो इन्फेक्शन है वो खत्म होगा, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो खुद ब खुद ही अपने आप को रीजनरेट कर लेगी और हमारी हेयरिंग ठीक हो जाएगी।